प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है यह बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए हम आपको बता दें 23 जनवरी 2022 को यह पेपर हुआ था। फॉर्म डाला गया था 2021 में ही और रिजल्ट आया था 8 अप्रैल 2022 को। इसके पहले कि हम बता दें आपको कि इसके पहले में हम आपको बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत बता दिए हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है पर्यावरण अध्ययन पर। इसके बाद जो है हम आपको बताएंगे गणित का, लेकिन जो आज बात करने वाले हैं वो पर्यावरण अध्ययन में बात करने। यदि आपको कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम से आप जुड़ करके क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि आपका इसका PDF लेना है तो टेलीग्राम पे इसका ज़रूर मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन पर और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं भाग 5 पर्यावरण अध्ययन क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा गया है। क्या लिखा गया है देखिए, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। नहीं, पहला ऑप्शन क्या है, इनमें से सभी। दूसरा, श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग। तीसरा, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु का मापन। चौथा, चट्टानों की शक्ति का मापन। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यदि आपको टेस्ट देना ही है तो वीडियो को रोक करके इसको टेस्ट दे सकते हैं। सभी क्वेश्चन का पूरा तरीके से कोशिश करेंगे कि एक्सप्लेन हम अच्छे से कर पाएँ। देखिए कार्बन डेटिंग पहले समझिए क्या होता क्या है। कार्बन डेटिंग होता क्या है, आप कक्षा 9 से पढ़ रहे हैं कार्बन डेटिंग के बारे में कि कार्बन डेटिंग है क्या, है ना। तो कार्बन डेटिंग के बारे में आपको पता होगा कि कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम कोई भी वस्तु नहीं बल्कि कार्बनिक वस्तु, ठीक है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ है का ही जो है हम पता लगाते हैं, आयु के बारे में पता लगाते हैं कि कितनी वस्तु जो है पुरानी है। इसका नाम एक और है रेडियो कार्बन डेटिंग। देखिए कार्बन डेटिंग को हम लोग जो है रेडियो कार्बन डेटिंग के नाम से जानते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग के नाम से भी जानते हैं। रेडियो कार्बन इसको डेटिंग बोलते हैं। तो अब हम समझते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन डेटिंग है क्या। देखिए हमने आपको जैसे पहले बताया कि कार्बनिक पदार्थों की आयु का पता लगाने के लिए इसको करते हैं। कार्बनिक पदार्थों की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। जो विधि का प्रयोग करते हैं उसी को बोलते हैं क्या, कार्बन डेटिंग। यानी जिस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, जिस माध्यम का उपयोग करते हैं उसी को बोलते हैं कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि कार्बन डेटिंग के माध्यम से किस चीज़ का पता लगाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि, लेकिन ये जान लीजिए कि निर्जीव चीज़ का कभी हम पता नहीं लगा सकते हैं। इसके माध्यम से जो है निर्जीव चीज़ का हम लोग जो है, यानी कि निर्जीव चीज़ का जब भी कोई पदार्थ है निर्जीव है तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से उसकी आयु का पता हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो पता लगाएंगे किसका, सजीव का, कि 50,000 वर्ष से अधिक। देखिए 50,000 वर्ष से अधिक कोई वस्तु पुरानी है तो उसके बारे में जो है पता नहीं लगा सकते हैं, उसकी आयु के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कोई वस्तु जो है 50,000 वर्ष से अधिक पुरानी है तो उस कार्बनिक पदार्थ का हम कार्बन डेटिंग के माध्यम से जो है उसकी आयु का पता नहीं लगा सकते। इस नंबर 121 का जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर, अर्थात जो है कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। तो कार्बन डेटिंग क्या संदर्भित करता है, तो हम लोग बता सकते हैं कि प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु का मापन करता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 122 में लिखा गया है कि संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया। तो हम आपको बता दें 24 जनवरी 1950 को। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, 24 जनवरी 1950। देखिए आपसे क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि संविधान सभा ने जन गण मन को कब अपनाया। तो तब भी जो है आप लोग क्या बताएंगे कि जन गण मन यानी कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया, तो 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन आपसे ये भी किया जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ गाया गया। तो हम आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया, कोलकाता अधिवेशन में जो है इसको गाया गया था सबसे पहली बार जो है। लेकिन सबसे पहली बार जो है कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, लेकिन कब गाया गया ये भी क्वेश्चन किया जाए। राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया, तो आप लोग बताओगे 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। सबसे पहली बार गाया गया, सोचिए सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया था। लेकिन कब गाया गया था, तो बोल दीजिएगा कि 27 दिसंबर 1911 को। इतना पहले गाया गया और भारतीय संविधान यानी कि संविधान सभा ने कब इसको अपनाया, तो 24 जनवरी 1950। देखिए जितना तरीके से क्वेश्चन बन सकता है हम आपको कोशिश करेंगे बताएंगे, लेकिन आपका एक दायित्व बनता है
एक कर्तव्य बनता है कि इसको लाइक और शेयर करें। भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, राष्ट्रीय गान के कवि कौन है। तो आप लोग सबको पता होगा रवींद्रनाथ टैगोर जी हैं। क्या हैं? रवींद्रनाथ टैगोर जी हैं। रवींद्रनाथ कौन है? टैगोर जी। तो इसके जो है रचयिता अर्थात जो है राष्ट्रीय गान जन गण मन के जो रचयिता हैं वो कौन है? रवींद्रनाथ टैगोर जी हैं। ओके। संविधान को कब पारित किया गया था? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, तो आप लोग जो है इसको भी याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को जो है पारित किया गया था। संविधान को कब पारित किया गया था? देखिए संविधान को कब पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। ठीक है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज मतलब यानी क्या? तिरंगा को कब अपनाया? तो आप लोग क्या बताएंगे? 22 जुलाई 1947 को। देखिए 22 जुलाई का डेट याद रखिएगा। 22 जुलाई 1947 को क्या जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, अर्थात तिरंगा को अपनाया गया था। ठीक है ना। ये इतना तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 123 पर। देखिए क्वेश्चन लिखा गया है 123 में कि बायो मैग्निफिकेशन है क्या है? इनमें से सभी कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीवन के आकार में वृद्धि, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो सबसे पहले आप समझिए कि बायो मैग्निफिकेशन है क्या। जब तक बायो मैग्निफिकेशन नहीं समझेंगे तब तक इसका राइट आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आइए पहले हम इसको लिख करके समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए बायो मैग्निफिकेशन, हम आपको बता दें बायो मैग्निफिकेशन को और किस नाम से जानते हैं। पहली बात तो किन किन नामों से बायो मैग्निफिकेशन को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि इसके कितने रूप हैं, इसके कितने नाम हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी इस नाम से कभी कभी दूसरे नाम से भी क्वेश्चन में आता जाता रहता है। देखिए बायो मैग्निफिकेशन को हम लोग बोलते हैं जैव आवर्धन। ठीक है ना। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जैव आवर्धन क्या है? जैव आवर्धन इसी का नाम है, जैव आवर्धन। ठीक है, तो जब एक बार समझ लेंगे अच्छे तरीके से तब कभी भी कोई भी क्वेश्चन कहा जाए तो कर लेंगे आप। अब देखो जैव आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन को कभी कभी जैव प्रवर्धन भी लिखा जाता है, कभी कभी जो है जैव प्रवर्धन भी लिखा रहता है। जैव प्रवर्धन भी कभी कभी आपको जो है ये भी देखने को मिलेगा शब्द। ठीक है ना। इसी को बोलते हैं जैविक आवर्धन। इसी को बोलते हैं क्या? जैविक आवर्धन। जब कोई टॉपिक अच्छा समझ रहे हैं तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझिए जैविक आवर्धन। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये सब है क्या है। ठीक है ना। देखो इन सब का बात एक ही है, कहने का मतलब एक ही है, लेकिन इतने नाम से जाना जाता है। कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है जैव आवर्धन क्या है, कभी कभी ये पूछा जाता है जैव प्रवर्धन क्या है, जैविक आवर्धन क्या है। तो इन सभी का मतलब ही होता है बायो मैग्निफिकेशन, जो ये इंग्लिश में लिखा गया है। जो पदार्थ होते हैं अक्सर विषाक्त होते हैं, दूषित वातावरण से जो है उत्पन्न होते हैं। ये दूषित पदार्थों में भारी धातुएं जैसे पारा हुआ, जैसे पारा मतलब Hg पारा हुआ, और आर्सेनिक हुआ। ठीक है, आर्सेनिक जैसे कीटनाशक जैसे DDT हुआ, आप लोग इसका नाम जरूर सुने होंगे DDT, और PCB सुने होंगे ना। जैसे ये यौगिक इसमें जो है शामिल होते हैं, किसमें? इसी में शामिल होते हैं। ठीक है, आपने DDT का नाम अवश्य सुना होगा। कब सुना होगा? जब ये जो है मच्छरों की ये प्रकार के दवाई है। ठीक है ना, अर्थात जो है मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए DDT कीटनाशक का प्रयोग करके दलदल में छिड़काव करते हैं। कहाँ करते हैं इसको? दलदल में। अर्थात भाई आपको पता है कि मच्छर जो है कहाँ पनपते हैं, मच्छर का जो लार्वा कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ बनता है? तो आप लोग जानते हो कि जहाँ नमी होती है, अर्थात जहाँ जल इकट्ठा रहता है ना, रुका हुआ जल में जो है वो अपना लार्वा उत्पन्न करते हैं। तो वहाँ पर इस DDT का छिड़काव करते हैं। 123 का राइट आंसर क्या होगा? बायो मैग्निफिकेशन क्या है? तो आप लोग बताओगे समय के साथ ऊतकों में विषैले पदार्थ की बढ़ती क्या है? सांद्रता है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 124। 124 में लिखा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल की अजैविक घटक नहीं है। देखिए क्वेश्चन में ये कहा कि अजैविक घटक पूछा है, अजैविक घटक नहीं है। ऑप्शन दिया है फास्फोरस है, नहीं है, कि कवक नहीं है, कि मृदा नहीं है, कि प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? कवक। कवक जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि कवक जो है क्या है।
कवक आप सबको पता है कि कवक क्या है। कवक जैवमंडल का एक अजैविक घटक नहीं है और कवक एक जीवित जीव है। ये क्या है, कवक क्या है, जीवित जीव है। ये जो है जीवित जीव, ये सब क्या है, अजीवित अर्थात जो है निर्जीव है। फास्फोरस, मृदा, प्रोटीन, ठीक है ना। सबको पता है कि कवक जो है खमीर में, फफूंद और मशरूम के रूप में ही पाया जाता है। खमीर, फफूंद और मशरूम में जो है पाया जाता है। कि प्राकृतिक पर्यावरण के दो घटक होते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। तो अजैविक घटक क्या है और जैविक घटक क्या है, दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले बात तो अजैविक घटक दी है, तो पहले इसको जान लेते हैं अजैविक घटक है क्या। अजैविक घटक जो प्रकृति ने बनाया हो। अजैविक घटक मतलब क्या हो, जो प्रकृति ने बनाया हो। और हम आपको बता दें इसका कि जो श्वास नहीं लेते हों, जैसे अजैविक घटक में कौन कौन आएगा, जैसे पर्वत, पहाड़, झरना, ठीक है, पर्वत, पहाड़, झरना, प्रकाश, वायु, जल, मृदा आदि सब क्या है, निर्जीव पदार्थ हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक पर्यावरण के अजैविक घटक हैं। ये सब क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है अजैविक घटक हैं, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक होते हैं। तो जैविक घटक और अजैविक घटक में थोड़ा सा अंतर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है और ये समझ लीजिए कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए समझने की कोशिश करेंगे। और कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए हम कोशिश करेंगे इसको अंतर समझाने के लिए। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण के दो घटक होते हैं, कौन कौन, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक किसे कहते हैं, देखिए जैविक घटक जो श्वास लेते हैं, जैविक घटक वो होते हैं जो श्वास लेते हैं, वो जैविक घटक होते हैं। और जो श्वास नहीं लेते हैं, देखिए जो सांस नहीं लेते हैं वो क्या होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। ओके, तो साफ साफ इसलिए अंतर हम करके बता रहे हैं कि जो जैविक घटक होते हैं वो जो श्वास लेते हैं वो जैविक घटक होते हैं। तो जो श्वास नहीं लेते हैं यानी जो ऑक्सीजन लेते हैं वो जैविक होते हैं, और जो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं वो अजैविक घटक होते हैं। अब जैविक घटक में कौन कौन आते हैं, जैसे जो श्वास लेते हैं कौन कौन होते हैं, जैसे वनस्पति जगत होते हैं, जितने भी वनस्पति जगत हैं, जंतुगत जगत हैं, जैसे पेड़ पौधे हुए, मनुष्य हुआ, ये सब किस में आएंगे, जैविक घटक में आएंगे। अब यहाँ से कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मनुष्य जैविक घटक है, अजैविक घटक है, पेड़ पौधे जैविक घटक में आएंगे, अजैविक घटक में आएंगे। तो यहाँ से हर तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन को हमको विस्तार से बताने की आवश्यकता पड़ गई। और आप हो सके तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार आप जो है जब भी प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। अजैविक घटक वो होते हैं जो प्रकृति ने बनाया हुआ है, जिसे प्रकृति ने बनाया हुआ है वे अजैविक घटक होते हैं। जैसे निर्जीव वस्तु टोटल, ठीक है ना, जैसे पर्वत हुआ जो प्रकृति ने बनाया हुआ है, प्रकाश, वायु, जल, मृदा। देखिए कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि पर्वत बताइए जैविक घटक है कि अजैविक घटक है, प्रकाश पूछ लेगा, वायु पूछ लेगा। इसी उदाहरण में भी उदाहरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, ठीक है। ये आदि क्या है, निर्जीव पदार्थ जो है पर्यावरण के क्या है, अजैविक घटक है। क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि हरे कूड़ेदान में जैविक घटक डालना चाहिए या अजैविक घटक को डालना चाहिए, ठीक है। तो हरे कूड़ेदान में जो है जैविक घटक को यानी जैविक कचरा डालना चाहिए। जैविक कचरा मतलब क्या होते हैं, कौन होते हैं, जो गलने वाला होता है, ठीक है ना। जो गीला कचरा होता है उसको कहाँ डालना चाहिए, हरे कूड़ेदान में। देखिए साफ साफ लिखा गया है कि जो हरा यानी गीला कचरा होता है, गीला कचरा यानी गलने वाला कचरा हरे कूड़ेदान चाहिए। अब देखिए साफ साफ यहाँ पर स्पष्ट इसी लेकर है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और हम आपको बता दें कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि नीले कूड़ेदान में कौन सा कचरा डालना चाहिए, जैविक डालना चाहिए कि अजैविक डालना चाहिए, ठीक है। तो देखिए नीले कूड़ेदान में जो है अजैविक कचरा डालना चाहिए, अजैविक कचरा। अर्थात अजैविक में कौन आते हैं, न गलने वाला। न गलने वाला मतलब कौन होता है, यानी सूखा कचरा, ठीक है, जो है स्पष्ट हो गया ना। देखिए इसीलिए हम आप कहते हैं ना, जब भी एक्सप्लेन देखिए तो विस्तार से देखिए, ताकि जो है भविष्य में कभी भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप कर सकें। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 125 में, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन दिया गया है नागासाकी में, एम्स्टर्डम में, सिडनी में या न्यूयॉर्क में। तो बताइए इसमें इन सभी ऑप्शनों में जो है कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। तो देखिए चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम में, ये एम्स्टर्डम में कहाँ है, तो आप लोग बताएंगे नीदरलैंड में। कहाँ है दोस्तों, ये नीदरलैंड में, नीदरलैंड में है। ये कहाँ है, नीदरलैंड में है। ओके, ग्रीन पीस से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है, ग्रीन पीस का जो है कब स्थापना हुई, ठीक है ना।
ग्रीन पीस संगठन की स्थापना कब हुई, तो आप लोग बताओगे ग्रीन पीस की जो स्थापना हुई है वो 1971 में हुई है। कब हुई है? 1971 में हुई है। ग्रीन पीस का जो संगठन का स्थापना हुई है वो 1971 में हुई है। और ग्रीन पीस संगठन की स्थापना 1971 में हुई है, लेकिन कहाँ हुई है, तो आप लोग बताओगे कनाडा में हुई है। कहाँ हुई है? ये जो है कनाडा में हुआ है, कनाडा में, ठीक है, कनाडा में हुआ है। तो आप जानते हो नागासाकी क्या है? नागासाकी जो है जापान के एक शहर है, जहां आप लोग जानते होंगे, क्लास 9 से पढ़ते आए हो कि नागासाकी और हिरोशिमा पर जो है परमाणु बम गिराए गए थे। तो वही शहर है कौन? नागासाकी, यानी कि जापान का एक शहर है। और आपको बता दें सिडनी के बारे में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का जो है सबसे बड़ा शहर है। सिडनी कहाँ का शहर है? ऑस्ट्रेलिया का जो है सबसे बड़ा शहर है। और न्यूयॉर्क जो है शहर में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का मुख्यालय है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क की सिटी में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेने चल रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 126। देखिए 126 से आपको हम बता दें, 126 क्वेश्चन नंबर जो है बहुत ही विवादित रहा है। जो है इस पर स्टार दिया, अर्थात जो है कॉमन नंबर सबको दिया गया। नंबर 126 लिखा गया है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है शाकाहारी व मांसाहारी दोनों, जीवाणु, मांसाहारी, शाकाहारी। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस पर जो है आयोग ने स्टार दिया, स्टार मतलब कॉमन नंबर दिया है, ठीक है। यानी पिछली बार जब इसका रिजल्ट आया है तो उस पर जो है सबको नंबर दे दिया गया है। कुछ लोग जो जीवाणु पर लगाए थे वो भी सही है, मांसाहारी पर लगाए वो भी सही है। तो आयोग जो है मांसाहारी को भी माना है और जीवाणु को भी माना है, क्योंकि ऑप्शन में कोई एक, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से तो जीवाणु होना चाहिए, लेकिन जो है आपके बुक में भी जो है मांसाहारी दिया है। तो अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो मांसाहारी लगा सकते हैं। देखिए घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होता है मांसाहारी होता है। उससे भी उच्च जो होता है वो जीवाणु होता है, क्योंकि मांसाहारी जो होता है वो जीव जो छोटे मोटे सभी जीवों को खाता है ना, लेकिन जो इसको भी मांसाहारी को भी खा जाता है वो जीवाणु होता है। अभी आपको समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। जो आंसर की जो जारी हुआ था वो मांसाहारी दे दिया गया था। तो मांसाहारी क्या होते हैं आप सबको पता है, लेकिन जीवाणु के बारे में ज़्यादा आंसर सही बन रहा है, इसलिए क्योंकि जो मृत शरीर से पोषण प्राप्त करते हैं वही होते हैं जीवाणु। जीवाणु को हम लोग जो है मृतपोषी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतपोषी भी कहते हैं, मृतपोषी। अगर आपसे क्वेश्चन ये कहा जाए कि मृतपोषी जो है कौन है, तो वही जीवाणु ही है। और जीवाणु को बोलते हैं मृतपोषी भी कहते हैं, या अब इसको बोलते हैं अपघटक भी बोलते हैं, अपघटक, ठीक है। आपके विकल्प में जो है ये भी दे सकता है अपघटक भी, ठीक है। और वियोजक क्या बोलते हैं इसको? वियोजक, वियोजक भी इसको बोलते हैं। तो देखिए जो मृत शरीर से पोषण प्राप्त करते हैं वही होते हैं जीवाणु। इनको जो है क्या बोलते हैं? प्रकृति का मेहतर बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृति का क्या बोलते हैं? मेहतर। मेहतर कहने का मतलब जो जिसको खा जाते हैं। जितने भी जीव होते हैं जब मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो जो पृथ्वी को साफ करता है इन सभी से वो होते हैं जीवाणु। इसीलिए जो है, इसीलिए पृथ्वी का मेहतर जो है अर्थात प्रकृति का मेहतर जो है कौन होता है? जीवाणु होता है। तो जिसके बारे में नहीं पता था हम लोग आपको बता दिया। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 127 में लिखा गया है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास में है। ऑप्शन दिया गया आयन मंडल, मध्य मंडल, शुभ मंडल, समताप मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है जो सबसे पास में है, जो सबसे पास में है, पृथ्वी के सबसे जो पास में है वो कौन है? क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रोपोस्फियर। इसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इसको इंग्लिश बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। यदि आपसे क्वेश्चन ये कहा जाए कि हम सब किस मंडल में रहते हैं, इन 4 मंडलों में जो है हम सब किस मंडल में रहते हैं, तो हम लोग बताएंगे ट्रोपोस्फियर में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो है यही मंडल जो है सबसे पास में है, पृथ्वी के सबसे पास में है, ठीक है। आइए हम सब ट्रोपोस्फियर अर्थात क्षोभ मंडल के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। हम आपको बता दें कि इसी मंडल में हम सब रहते हैं, जान लीजिए, क्योंकि इसी मंडल में जो है वर्षा भी होती है और मौसम भी बनते हैं, ठीक है। मौसम भी किस मौसम यानी किस मंडल में मौसम बनते हैं? तो क्षोभ मंडल में, ठीक है। बादल किस मौसम में बनते हैं?
बादल किस मंडल बनते हैं? तो ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल बनते हैं। क्वेश्चन आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल में कौन कौन सी गैसें होती हैं? क्षोभ मंडल में है, सबको पता है कि सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है? लगभग जो है 78% होता है नाइट्रोजन होता है। फिर ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन का अनुपात आप जानते हो लगभग कितना? 21% ऑक्सीजन होती है। और शेष जो है अन्य गैसें होती हैं। कहाँ पर? यानी कि क्षोभ मंडल में, यानी ट्रोपोस्फियर में। आइए अब बात करते हैं आयन मंडल पर। आयन मंडल को और किस नाम से जानते हैं और आयन मंडल का इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आयन मंडल को इंग्लिश बोलते हैं आयनोस्फीयर। देखिए, आयनोस्फीयर क्या बोलते हैं इसको? आयन मंडल को आयनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। अब आयन मंडल को और किस नाम से जानते हैं? क्योंकि आपके एग्जाम में जो है यही तो आएगा नहीं, कभी बदल के आ जाता है। ठीक है ना। आयन मंडल को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं तापमंडल। किस नाम से जानते हैं इसको? हम लोग तापमंडल भी बोलते हैं। आयन मंडल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तापमंडल। आयन मंडल कहो या आइसोस्फीयर आयन मंडल कहो या आयनोस्फीयर कहो या तापमंडल कहो, तीनों बातें एक ही है, अर्थात इन्हीं का नाम है। आप समझ लेते हैं कि आयन मंडल होता कहाँ है। हम जानते हैं हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर, लगभग 80 किलोमीटर के बाद का संपूर्ण मंडल, संपूर्ण वायुमंडल जो है क्या कहलाता है? आयन मंडल कहलाता है। अब ये आयन मंडल काम करता क्या है? आयन मंडल कार्य क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये आप जान लीजिए कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवों की रक्षा करता है। कौन करता है? पृथ्वी पर यदि कोई पृथ्वी पर जीवों की रक्षा कोई करता है तो वो कौन करता है? आयन मंडल ही करता है। तो कि बहुत सारे किरणें सूर्य से निकलती हैं, वो डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आती हैं, क्योंकि आयन मंडल पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवों की रक्षा करता है। अब हम लोग समझ लेते हैं मध्यमंडल क्या होता है। मध्यमंडल, मध्यमंडल को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मध्यमंडल को इंग्लिश बोलते हैं मेसोस्फीयर। देखिए, मेसोस्फीयर कहाँ होता है? पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल का जो ऊपर का जो परत होता है वही होता है मध्यमंडल, यानी कि समताप मंडल के जो ऊपर होता है। ठीक है ना। समताप मंडल के जो है, समताप मंडल के ऊपर जो मंडल होता है वही होता है मध्यमंडल। अब हम लोग देख लेते हैं समताप मंडल कहाँ होता है। देखिए, अब हम लोग समझ लेते हैं क्या? समताप मंडल, यानी इस समताप मंडल के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है। समताप मंडल को ही क्या बोलते हैं हम लोग? ओजोन मंडल। समताप मंडल को और किस नाम से बोलते हैं? तो हम लोग बताएंगे ओजोन मंडल को ही समताप मंडल कहते हैं। ओके, हम आपको बताए हैं पहली बात तो समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग, जो क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग है समताप मंडल कहलाता है। क्षोभ मंडल के ऊपर जो भाग होता है वही कहलाता है समताप मंडल कहलाता है। और यह लगभग समताप मंडल, हम आपको बता दें, समताप मंडल लगभग जो है 50 किलोमीटर, कितना? पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इस मंडल में ओजोन की परत होती है। कहाँ पर? इसी मंडल में जो है ओजोन क्या होती है? एक परत होती है। ओजोन मंडल की एक परत होती है। किस मंडल में? अगर क्वेश्चन आपसे ये कहा जाए कि समताप किस मंडल में जो है ओजोन की परत होती है, ओजोन की परत कहाँ पर होती है? तो समताप मंडल में होती है। अब समताप मंडल काम करता क्या है? समताप मंडल जो है यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और ऊर्जा के तीव्र या हानिकारक रूप से पृथ्वी पर जीवन काल को क्या करती है? बचाती है। यानी कि अगर किसी को रक्षा कवच का नाम से जानते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? समताप मंडल को बोलते हैं, रक्षा कवच इसको बोलते हैं, रक्षा कवच। रक्षा कवच यानी पृथ्वी पर जीवन जो है, जीवन की रक्षा कौन करता है? तो समताप मंडल का। यदि समताप मंडल ना होता तो पृथ्वी पर जीवन ना होता। आइए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन में लिखा गया है कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन दिया गया 11 दिसंबर 2002 को, कि 16 अक्टूबर 1990 को, कि 10 अक्टूबर 1980 को, या 11 मई 1972 को। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हम आपको बता देना चाहते हैं कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता जो है अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया है। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार राज्यों को उसके राज्य के भीतर जैविक संसाधन इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि जैव विविधता क्या है। देखिए,
जैव विविधता को इंग्लिश बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। देखिए जैव विविधता किसे कहते हैं, ठीक है ना, जैव विविधता किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष पर भिन्न भिन्न जीवों की अधिकता ही जो है जैव विविधता कहलाती है, यानी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो आप लोग बताएंगे सर्वप्रथम जो है 1885 में वाल्टर जी रोजेन ने बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए, अगर आपसे ये क्वेश्चन ये कहा जाए कि जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब और किसने किया था, तो आप लोग बताएंगे जो है वाल्टर जी रोजेन ने किया था। और कब किया था? 1885 ईस्वी में। कि जैव विविधता का जो सिद्धांत है सन 1886 में दिया गया, 1886 में दिया गया, विल्सन महोदय ने दिया। किसने दिया? विल्सन महोदय जी ने है इसका सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? जैव विविधता सिद्धांत दिया। अर्थात जैव विविधता के जनक कौन है? तो बताएंगे विल्सन महोदय जी हैं। इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, विल्सन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ऑप्शन दिया गया है जैविक खेती, दूसरा है अधिक उपज वाली किस्म की खेती, तीसरा ग्लास हाउस में पौधे लगाना, चौथा दिया गया है शिफ्टिंग खेती। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है जैविक खेती। आज जैविक खेती है क्या, इसको समझते हैं पहले। जैविक खेती पर्यावरण के लिए अनुकूल कृषि पद्धति है, जान लीजिए। हम लोग समझ लेते हैं जैविक खेती है क्या। जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है। जैसे गोबर, गाय का मूत्र, नीम की पत्ती, लहसुन आदि प्राकृतिक पदार्थों का अधिकतम उपयोग करके कृषि की जाती है। किसमें? जैविक खेती में। अर्थात जो है जितने भी आप लोग जानते हो DAP, यूरिया, ये सब जो है इसमें प्रयोग नहीं की जाती है, ठीक है। जैविक खेती का मतलब यही कि प्राकृतिक रूप में प्रकृति ने जो हमको दिया है उसी से जो है क्या बनाएंगे, जैविक खेती करेंगे। जैविक खेती के लिए जो है जितने भी पशु होते हैं उनके मल मूत्र इत्यादि जो है उनसे जो है हम लोग जब इसमें अपने फसल में यानी खेती में जब पैदावार ज़्यादा करते हैं तो उसी को बोलते हैं जैविक खेती। अब हम सब समझते हैं कि शिफ्टिंग खेती क्या है। देखो इंग्लिश में इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है और किस नाम से जानते हैं? स्थानांतरित कृषि इसको बोलते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं? स्थानांतरित कृषि उसको बोलते हैं। स्थानांतरित के नाम से जो है किसको जानते हैं? झूम खेती, इसी को बोलते हैं। स्थानांतरित कृषि को जो है हम लोग बोलते हैं झूम खेती। इसको भी कई एग्जाम में ये भी पूछा गया है, झूम खेती। इन सभी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यह एक आदिम प्रकार की जो है कृषि है। सबसे पहले जानते हैं कि इस खेती में करते क्या है। शिफ्टिंग खेती में करते क्या है, तो आप लोग जान लीजिए कि इसमें जो है पेड़ों को काट कर जला दिया जाता है। किसमें? शिफ्टिंग खेती में। शिफ्टिंग खेती में पेड़ों को काट कर जला देते हैं और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई की जाती है। जब तक मिट्टी में उर्वरा शक्ति रहती है तब तक इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके साथ भूमि को पड़ती छोड़ दिया जाता है, वही होती है शिफ्टिंग खेती। ये इसी को बोलते हैं स्थानांतरित खेती, ये इसी को बोलते हैं क्या? झूम खेती। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 130। अम्लीय वर्षा संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है बोरिक अम्ल, एसिटिक एसिड से, या सल्फ्यूरिक एसिड से, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। जब कई महीनों तक अर्थात जो गर्मियों के पश्चात जब पहली बार जब वर्षा होती है तो उसी को हम लोग अम्लीय वर्षा के रूप में जानते हैं। और अम्लीय वर्षा है क्या, पहले समझते हैं अम्लीय वर्षा है क्या, किससे संबंधित है। तो आप सब जानते हो अम्लीय वर्षा का जो संबंध है सल्फ्यूरिक एसिड से है। सल्फ्यूरिक एसिड ये है सल्फ्यूरिक एसिड, अर्थात इसका जो फार्मूला होता है
H2SO4, इसी को बोलते हैं तेजाब। सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब क्या है, सामान्य सूत्र है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं। अम्लीय वर्षा में होता क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यानी जिसे H2SO4 बोल जिसको बोलते हैं हम लोग। अम्लीय वर्षा में दो प्रकार के वायु प्रदूषक आते हैं, कौन कौन, इसमें कौन कौन से वायु प्रदूषक आते हैं बताइए। अम्लीय वर्षा में कौन कौन से वायु प्रदूषक आते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, अम्लीय वर्षा में एक तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसमें, और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। ये जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बनाते हैं, जिसको बोलते हैं तेजाब का ये सूत्र है, फार्मूला है। यानी तेजाब मतलब कौन, सल्फ्यूरिक एसिड। अम्लीय वर्षा कारण ही जो है आगरा का तो ताजमहल है वो पीला पड़ जा रहा है। तो आप लोग जान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आगरा का ताजमहल पीला पड़ रहा है किसके कारण, तो अम्लीय वर्षा कारण। अम्लीय वर्षा सर्वप्रथम कहाँ पर हुई है, अम्लीय वर्षा सर्वप्रथम जो है कहाँ पर हुई, तो आप लोग बताओगे स्वीडन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, स्वीडन शहर एक है, ठीक है ना, स्वीडन शहर में हुई थी अम्लीय वर्षा। सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो स्वीडन शहर में हुई थी। अब अम्लीय वर्षा सबसे ज़्यादा होती कहाँ है, अगर आपसे यदि आपसे ये क्वेश्चन कहा जाता है कि अम्लीय वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो सबसे ज़्यादा जो है अम्लीय वर्षा कहाँ होती है, नॉर्वे में होती है। ठीक है, नॉर्वे में। कहाँ होती है, नॉर्वे में। हर संभव तरीके से प्रयास करते हैं कि जितने तरीके संभव हो सकता है क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपको बता दें, ताकि जो है इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए कभी भी आपके एग्जाम में तो आप लोग कर सकें। अम्लीय वर्षा में कौन किसके कण होते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड के और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कण होते हैं, किसमें, अम्लीय वर्षा में। अब देखिए ऑप्शन लिखा गया बोरिक अम्ल। अब बोरिक अम्ल का फार्मूला आप लोग जानते हो, अब बोरिक अम्ल का फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, H3BO3 होता है। H3BO3 क्या है, ये बोरिक जो है अम्ल होता है। कहा जाए कि बोरिक अम्ल का फार्मूला क्या है, तो H3BO3। एसिटिक एसिड लिखा गया है ना, सेकंड नंबर में एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH, यानी कि इसको बोलते हैं सिरका। इसका जो सामान्य नाम है क्या बोलते हैं, इसको सिरका बोलते, सिरका के नाम से जानते हैं। सिरका ये क्या है, सिरका है एक प्रकार का, यानी कि जिसको हम लोग कभी कभी आप लोग जानते हो ना, जब भी अचार बनाते हो तो सिरका डाला जाता है ना, तो वही सिरका है, जान लीजिए एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं। इसका सामान्य नाम क्या है, सिरका है, और इसका फार्मूला क्या है, CH3COOH है, और एसिटिक एसिड क्या है, इसका रासायनिक नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि यही हाइड्रोक्लोरिक यदि न होता तो हमारे शरीर में खाना जो होता है वो पचे नहीं, यानी डाइजेस्ट होता ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि यह मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आपके शरीर में पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है, तो अमाशय में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक जो है कहाँ पाया जाता है, तो अमाशय में पाया जाता है, अमाशय में। ठीक है, और क्या करता क्या है, भोजन को लुगदी बनाता है, यानी पचाने काम करता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 131 पर लिखा गया है 131 में WWF से आशय है, WWF से आशय है। ऑप्शन दिया गया है वर्ल्ड वॉच फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइड फंड। तो ऑप्शन इसका बताइए कौन सा सही होगा। देखिए अगर इसका अंग्रेजी आपको दिखा दें, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, तब आपको समझ में ज़्यादा आ जाए। WWF स्टैंडर्ड फॉर, यानी कि WWF से क्या आशय है, वर्ल्ड वॉच फंड, या वर्ल्ड लाइफ फंड, या वर्ल्ड वार फंड, या वर्ल्ड वाइड फंड। देखिए जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अंग्रेजी में ही समझ में आते हैं। वर्ल्ड लाइफ फंड है इसका जो राइट आंसर है। इसका पूर्ण नाम क्या था आपको पता है, इसका पहले का नाम अब पड़ा जो है वर्ल्ड WWF पड़ गया, लेकिन इसके पहले का जो नाम था, इसको जो है विश्व वन्यजीव कोष के नाम से जानते थे, विश्व वन्यजीव कोष के नाम से जानते थे पहले। अब क्या पड़ गया, इसका नाम जो है WWF पड़ गया है, लेकिन पहले जो है जाना जाता था कि विश्व वन्यजीव कोष के नाम से जानते थे। किसको, WWF को, यानी कि वाइल्ड लाइफ फंड को जो है किस नाम से जानते थे, विश्व वन्यजीव कोष के नाम से जानते थे। WWF का काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण के क्षरण को रोकना और ऐसे भविष्य का निर्माण करना जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि WWF का मुख्यालय कहाँ है, WWF का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप लोग बताओ कहाँ, WWF का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग बताओ कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। हम बताएंगे आप लोग जो है स्विट्जरलैंड में।
WWF का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कहाँ पर? ग्लैंड। ग्लैंड एक शहर है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। WWF का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कभी कभी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना भी जान लीजिए, यानी कि WWF की स्थापना कब हुई थी? 29 अप्रैल। कब हुई थी? 29 अप्रैल 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। इसकी स्थापना, किसकी स्थापना? WWF की स्थापना कब हुई थी? 29 अप्रैल 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के ग्लैड शहर में है। और WWF को पहले किस नाम से जाना जाता था? विश्व वन्यजीव कोष के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इतना क्वेश्चन तैयार हो गया आपका ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा गया है कि 132 में फूलों की घाटी अवस्थित है। बताइए फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया गया है उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक जगह ऐसा भी है जहाँ फूल ही फूल है, जिसे कहते हैं फूलों की घाटी। ये कहाँ पर लिखा गया? NCERT क्लास 4th की बुक में लिखी। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, लेकिन उत्तराखंड में कहाँ पर है, किस जिले में है? तो आप लोग बताओगे उत्तराखंड का एक जिला है चमोली। चमोली एक जिला है, उसी जिले में जो है क्या है? फूलों की घाटी है। हम आपको बताना चाहते हैं कि फूलों की घाटी को यूनेस्को ने 2005 में, कब? 2005 में जो है विश्व धरोहर के रूप में, विश्व धरोहर समझ लीजिए, विश्व धरोहर के रूप में जो है, विश्व धरोहर के रूप में जो है इसको घोषित कर दिया। फूलों की घाटी को यूनेस्को ने 2005 में विश्व धरोहर के रूप में जो इसको घोषित कर दिया गया। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर के रूप में कब घोषित किया? तो आप लोग बताएंगे 2005 में। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, देखिए फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पर? चमोली जिले में है। क्वेश्चन नंबर 133, भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ऑप्शन: सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो बताइए इन सभी ऑप्शन में जो है कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर है? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि ना भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन संबंधित है। तो आप लोग जानते हो भारत दे दिया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, तो केंद्रीय बात होगा, केंद्र सरकार की बात होगी ना। यानी केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड ही मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। अब ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है क्या? इसे संक्षेप में CPCB कहते हैं। अब देखिए ये CPCB या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है क्या? को जानकारी के लिए बता दें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक जल निवारक और नियंत्रण अधिनियम के तहत एक वैधानिक संगठन है। ये देखिए यहाँ पर केंद्रीय शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यह बोर्ड केंद्र सरकार के अधीन है। कि पिछले एग्जामों में जो है इन सब का मुख्यालय पूछा गया है। देखिए सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग बताएंगे देहरादून में, देहरादून। देखिए ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और पूछा गया भी है। केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय कहाँ है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप लोग बताएंगे नई दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन में लिखा गया ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल हम आपको बता दें ये है क्या? ये एक प्रकार का अधिनियम है। ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम है। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है? इसका भी एक हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है, यानी कि नई दिल्ली में है। कि क्वेश्चन नंबर 134 में लिखा गया है कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? रॉकीज में, एंडीज में, हवाई में या सिसिली में? तो आपको हम बता दें कि कोटोपाक्सी जो एक जागृत ज्वालामुखी है जो एंडीज में अवस्थित है। कह सकते हैं कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। अब हम आपको बता दें कि ये जो एंडीज है, एंडीज पर्वत ही जो है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। जानी विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आप लोग बताएंगे ये सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। सबसे बड़ी जो है पर्वत श्रृंखला कौन है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला।
यदि इस वीडियो को आप शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोगों को भला हो जाएगा। देखिए 135 लिखा गया है, तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में उसे क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं या ब्रह्मपुत्रा, यमुना या गंगा? तो आप सबको पता होगा कि तिब्बत की जो सांगपो नदी है, सांगपो नदी यानी तिब्बत में जिसको बोलते हैं सांगपो नदी, उसे भारत में जो है ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन ये कहा जाता है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो यमुना नदी के नाम से जानते हैं। कि ब्रह्मपुत्र नदी को और किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को हम आपको बता दें लाल नदी के नाम से जानते हैं हम लोग। लाल नदी, अगर क्वेश्चन में ये दिया जाए कि निम्नलिखित में से लाल नदी कौन है, तो आप लोग बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। यदि आपसे क्वेश्चन ये कहा जाता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आप लोग बताएंगे सिंधु नदी। कि सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। और आपको पता होगा कि यमुना नदी ही जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और गंगा नदी के बारे में आप सबको पता होगा कि गंगा यमुना जहाँ पर मिल जाते हैं उसी का संगम नाम होता है। आपने मूवी भी देखा होगा। तो ये प्रयागराज के संगम में आकर जो है मिलती हैं, तब जाकर के इसी का नाम संगम हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 136 पे। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? ऑप्शन दिया गया है पश्चिम बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। देखिए इतना डिटेल में हम अभी तक देखे हैं, यूट्यूब पे हम भी देखे हैं कि इतना डिटेल में भी कोई बताया नहीं है। इसलिए हमें आवश्यकता पड़ी कि इसका वीडियो जो है हम बनाएं। जो है जब लोग वीडियो को देखते हैं, उनसे सीखते हैं और सीखने के बाद भी शेयर नहीं करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इससे मनोबल टूट जाता है। देखिए बात हुई है आर्सेनिक की। आप जब भी पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा तो आर्सेनिक भी एक तत्व आता होगा, एलिमेंट आता होगा जिसका सिंबल होता है AS, आर्सेनिक होता है। यानी आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य में होता है? यानी कि भारत के सभी राज्य हैं, भारत के किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो है आर्सेनिक द्वारा होता है? हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण आर्सेनिक द्वारा हुआ है वो पश्चिम बंगाल में हुआ है। अब हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के 20 जिले के 20 में जो 20 जिले हैं, 20 में जो है 20 में 9 जिले ऐसे हैं जो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण बहुत गंभीर समस्या बन चुके हैं। 20 में 9 जिलों में भूजल का आर्सेनिक द्वारा प्रदूषण गंभीर समस्या बन गया है। वैसे सभी जगह हर राज्यों में प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि आर्सेनिक द्वारा जो है जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। आइए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि ऑप्शन दिया गया है। पहला दाब प्रभाव है, सेकेंड है रेन शैडो प्रभाव है, थर्ड है उच्च तुंगता प्रभाव है, फोर्थ है निम्न ताप प्रभाव है। बताइए इन सभी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा? रेन शैडो प्रभाव। अब देखिए रेन माने होता है वर्षा, शैडो मीन्स होता है छाया, प्रभाव माने इफेक्ट प्रभाव होता है। तो वही इंग्लिश में दे दिया गया है रेन शैडो प्रभाव। यानी कि भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं, क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है वर्षा छाया प्रभाव है। अब ये वर्षा छाया प्रभाव है क्या? वर्षा छाया प्रभाव वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसको जो हम लोग बोल सकते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत यह वर्षा छाया प्रभाव भूमि का एक टुकड़ा है जिसे एक रेगिस्तान बनने के लिए मजबूर किया गया है। आपके जानकारी के लिए बता दें, दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, यदि आपसे क्वेश्चन ये कह दिया जाए विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तो आप लोग बताएंगे तिब्बत का पठार। क्या बताएंगे? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार। यदि आपसे क्वेश्चन ये कहा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है, तो आप लोग बताएंगे तिब्बत का पठार। लेकिन भारत का सबसे बड़ा पठार कौन बताएंगे? दक्कन का पठार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 138 लिखा गया है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन दिया है 1975 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में या 1960 ईस्वी में। एक बार ऑप्शन फिर से आपको रिपीट कर दें। फर्स्ट ऑप्शन 1975 में, सेकंड ऑप्शन 1972 में, थर्ड ऑप्शन 1962 में या फोर्थ ऑप्शन
1960 में। बताइए। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1972 ईस्वी में, यानी 1972 में। ठीक है, 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, अब वन्य जीव क्या है? वन्य जीव आप समझ लीजिए, वन्य जीव किसे कहते हैं? वनों में पाए जाने वाले समस्त जीव, वनों में पाए जाने वाले समस्त जीव ही वन्य जीव कहलाते हैं। अब वन्य जीव के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, पशु पक्षी तथा अन्य सूक्ष्म जीव आते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 42वां यानी 42वां संविधान संशोधन जब किया गया था तो 1976 में संशोधन किया गया था। तो उस संशोधन में जो है इसे यानी वन्य जीव को समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है, यानी कि समवर्ती सूची का विषय घोषित कर दिया गया है। इसको वन्य जीव को 42वां जब संशोधन किया गया था, ठीक है ना, 1976 में, तो वन्य जीव को जो है समवर्ती सूची का विषय घोषित कर दिया गया था। समवर्ती सूची, ठीक है ना, इसको याद रख लीजिए और इसको जो है अपने नोट्स में कहीं पर लिख लीजिए। 48 के अंतर्गत जो है वन जीवों एवं वन के संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गई। 45A के अंतर्गत जो है इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है? राज्य सरकार को। संविधान के अनुच्छेद 51A के जो है अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी जो है नागरिकों को सौंपी गई है। किसको सौंपी गई है? नागरिकों को, यानी कि प्रत्येक नागरिकों का जो है इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वन में पाए जाने वाले समस्त जीव वन्य जीव कहलाते हैं। जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, तो इसे समवर्ती सूची का एक विषय घोषित कर दिया गया। फिर जो है आपको पता होनी चाहिए कि 48A में जो है 48A में राज्य सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि इसकी संरक्षण करें, यानी कि इसका देखभाल करें। ठीक है ना। फिर आपको 51A में आपको मिलता है कि 51A में साफ साफ लिखा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी नागरिकों को सौंपी गई है। का यह कर्तव्य होगा, यह दायित्व होगा कि हम सब क्या करें? वन्य जीवों की रक्षा करें। आइए अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन ऊष्मा बजट, सेकेंड है सौर स्थिरांक, थर्ड है सौर ऊर्जा, फोर्थ है सूर्य ताप। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? देखिए कहा सौर विकिरण कहलाती है। सौर विकिरण यानी कि सौर विकिरण तो वायुमंडल की ऊपरी परत पर, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? सूर्य ताप कहलाती है। क्या कहलाती है? सूर्य ताप कहलाती है। अब ये सूर्य ताप होता क्या है? पहले बात समझ लीजिए। ये सूर्य ताप जो है, सूर्य ताप होता क्या है? उष्मा का वह भाग जो पृथ्वी सोख लेती है वही क्या कहलाती है? सूर्य ताप कहलाती है। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं। ठीक है। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 140। इस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? USSR, ऑप्शन 2 USA, थर्ड यूनाइटेड किंगडम, फोर्थ जर्मनी। क्वेश्चन में ये कहा गया है किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य, क्वेश्चन में दिए मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? बताइए। तो हम आपको बता दें ये कहाँ से लिया गया था? ये USSR से। ठीक है ना। कहाँ से लिया गया है? USSR। अब USSR को बोलते क्या है हम? USSR का पूरा नाम क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसे आमतौर पर सोवियत संघ के रूप में जाना जाता है। सोवियत संघ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रूस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं? रूस के नाम से। यदि यहीं पर रूस लिखा रहता तो सभी के लगभग सभी के आंसर सही होते हैं, लेकिन USSR दे दिया गया है तो बस यही से ऑप्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं, घुमाते हैं। तो आप लोग इसीलिए कहते हैं ना कोई भी क्वेश्चन पढ़ें तो उसका विस्तृत अध्ययन करके जाएं। ठीक है ना। किस तरीके से वही क्वेश्चन आता है लेकिन किस तरीके से घुमा के पूछ लिया जाता है ये ना आपको पता है ना हमें पता है। ठीक है ना। तो इसलिए जो है उससे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं आप लोग जो है अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। यदि क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, तो आप लोग बताओगे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ठीक है। नेक्स्ट वाले एग्जाम में ये भी आ सकता है कि USA से क्या लिया गया है? तो बताइए USA से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है। अधिकार।
ओके, क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, यानी यूएसए से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। और मौलिक कर्तव्य रूस से। को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? यूनाइटेड किंगडम को और किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग बताएंगे ब्रिटेन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ब्रिटेन बोलते हैं। यूनाइटेड किंगडम कहो या ब्रिटेन कहो, बात एक ही हुई। बताइए ब्रिटेन से क्या लिया गया है? हम आपको बता दें, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता लिया गया है। क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। ठीक है ना, एकल नागरिकता लिया गया है, एकल नागरिकता। देखिए सबको आपको हम बता दे रहे हैं ना, यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। यूएसए से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। और यूएसएसआर से क्या लिया गया है? यानी रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अब बताइए जर्मनी से क्या लिया गया है? ये बताइए जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपको पता है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का में जो परिवर्तन होता है वो जर्मनी से लिया गया है। ठीक, उसमें दिया गया था किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो बताएंगे मौलिक कर्तव्य कहाँ से? रूस से। ठीक है ना, तो यूएसए से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार लिया गया है। अब यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है? यानी ब्रिटेन से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता लिया गया है। ओके, जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से मूल अधिकारों का परिवर्तन, जो मूल अधिकारों में जो परिवर्तन होता है वो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 141 यानी कि 141। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन दिया गया है दोरांग घाटी में, ऑप्शन सेकंड दिया गया है सांड घाटी में, ऑप्शन थर्ड दिया गया है सुरमा घाटी में, ऑप्शन फोर्थ दिया गया है फूलों की घाटी में। बताइए, तो आप सबको पता है जो सर्वाधिक जो है जैव वो शांत घाटी में। ये शांत घाटी कहाँ है? केरल के शांत घाटी में पाई जाती है। कहाँ सर्वाधिक जो है जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो केरल के शांत घाटी में पाई जाती है। ठीक है ना, यही आप लोग बताओगे कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता केरल के शांत घाटी में पाई जाती है। ज़्यादा सबसे ज़्यादा जैव विविधता पूरी धरती पे कहाँ पाई जाती है? तो आप लोग बताओगे अमेजन के वर्षा वन में। लिख लीजिए अमेजन के वर्षा वन, अमेजन के वर्षा वन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी पृथ्वी पर, पूरी धरती पर जो है सबसे ज़्यादा यानी कि जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आप लोग बताओगे अमेजन के वर्षा वन में। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था कि सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो आप लोग बताओगे केरल के शांत घाटी में। लेकिन क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि पूरी पृथ्वी पर यानी पूरी धरती पर जो है सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग बताओगे अमेजन के वर्षा वन में। NCERT बुक की हमने व्याख्या करवाया था, जिसमें लिखा था एक जगह जो है उत्तराखंड के बारे में दिया गया था कि उत्तराखंड में एक जगह ऐसा भी है जहाँ फूल ही फूल है, जिसे हम लोग कहते हैं फूलों की घाटी। ठीक है ना, तो फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। ओके, तो उत्तराखंड में हालांकि उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते भी हैं, जो NCERT आप जब भी पढ़ोगे तो आपको सब कुछ वहाँ पर नॉलेज हो जाएगा। तो अब देखिए दोरांग घाटी कहाँ है? बताइए, दोरांग घाटी को हम लोग बोलते हैं दिरांग घाटी। इसको क्या बोलते हैं? दिरांग घाटी भी बोलते हैं, दिरांग घाटी भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना, इसको तो बोलते हैं क्या? दिरांग घाटी भी बोलते हैं। बताइए दोरांग घाटी या दिरांग घाटी कहाँ पर है? तो आप लोग बताओगे ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, यानी AP में है, यानी अरुणाचल प्रदेश में। अभी बताइए सुरमा घाटी कहाँ है? सुरमा घाटी कहाँ है? सुरमा घाटी जो है आपको हम बता दें सुरमा नदी पर है। ये कहाँ पर है? ये सुरमा नदी पर है। ठीक है ना, सुरमा नदी है वहीं पर है, यानी सुरमा नदी पर जो है सुरमा घाटी है। और ये है कहाँ? ये बताइए सुरमा घाटी कहाँ पर है? तो आप लोग बताओगे कहाँ पर है? असम में है। ये कहाँ है? असम में है। ओके, तो क्लियर हो गया सब कुछ। जैव विविधता यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो आप लोग बताओ केरल के शांत घाटी में। ओके, अब पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आप लोग बताओगे अमेरिका के वर्षा वन में। दोरांग घाटी कहाँ है? ये दिरांग घाटी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, सुरमा घाटी कहाँ है? सुरमा नदी पर है। कहाँ है? असम में है। फूलों घाटी आप लोग जानते ही हो, उत्तराखंड में जो है एक जगह ऐसी भी है जहाँ फूल ही फूल देखते हैं, उसे बोलते हैं फूलों घाटी, और ये है कहाँ? उत्तराखंड में। ओके, अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 142 में LPG के संदर्भ में क्या असत्य है? असत्य पूछा गया है, यानी गलत पूछा गया है। मीथेन उत्सर्जन करने वाला, ऑप्शन A। ऑप्शन दूसरा में दिया गया है कि नीले ज्वाला के साथ जलने वाला। थर्ड में दिया गया है उच्च ऊष्मीय मान। फोर्थ में दिया गया है एक स्वच्छेदन। तो LPG के बारे में
आपको बताना है एलपीजी क्या है, ठीक है ना, यानी कि एलपीजी। अब इसका फुल फॉर्म आपको पता है ना, इसका फुल फॉर्म तो सबको पता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि इसको बोलते क्या है, इस गैस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रसोई गैस भी इसको बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं रसोई गैस, या लिक्विड पेट्रोलियम गैस को बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, है ना। ये किसका मिश्रण है बताइए, ये जो है बताइए किसका मिश्रण है, एलपीजी गैस किसका मिश्रण है, तो आप लोग बताओगे ब्यूटेन और प्रोपेन का ये मिश्रण है, ठीक ना। क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछा जाता है ब्यूटेन और क्या होता है, प्रोपेन होता है, ठीक ना, प्रोपेन होता है, ठीक है ना। यानी कि एलपीजी किसका मिश्रण है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि एलपीजी का जो है सूत्र क्या है, यानी कि रासायनिक सूत्र क्या है इसका, तो आप लोग बताओगे C4H10, ठीक ना। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि एलपीजी का रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाता है आपसे, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप लोग बताओगे C4H10, ये क्या है, इसका रासायनिक सूत्र है, ठीक है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एलपीजी गैस में जो महक होती है, जो गंध आती है, वो किसका होती है, किसके कारण होती है, ठीक ना। आपसे पूछा जाता है कि आपके जो एलपीजी गैस होती है, यानी घरों में जो रसोई गैस होती है, उसमें किसकी गंध आती है बताइए, तो जो है किसके कारण होती है, जो गंध होती है वो किसके कारण होती है, तो आप लोग बताओगे मरकैप्टेन के कारण होती है। किसके कारण होती है, मरकैप्टेन। मरकैप्टेन या मरकैप्टेन जो है एक गैस होती है, ठीक है ना, उसी के कारण जो है मरकैप्टेन गैस के कारण जो है एलपीजी गैस में जो है एक गंध होती है, जो गंध आती है ना, मरकैप्टेन के कारण होती है। एलपीजी गैस के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, तो आपको पता है कि यह एक स्वच्छ ईंधन नहीं है, यह एक स्वच्छ ईंधन नहीं है। और सत्य क्या है, ये भी सत्य है कि मीथेन उत्सर्जन करने वाला है एलपीजी, नीले ज्वाला के साथ जलने वाला भी गैस है ये, और उच्च ऊष्मीय मान भी होता है इसका। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 143, नेक्स्ट क्वेश्चन 143, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। ऑप्शन दिया गया है उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। दूसरा में दिया गया है उत्पादक व उपभोक्ता। तीसरा में दिया गया है जैविक तथा अजैविक पदार्थ। चौथा पौधे तथा जंतु। यूपी टेट के जितने लगभग एग्जाम हुए हैं, 1-2 साल को छोड़ दिया जाए, इससे रिलेटेड जो है बहुत क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यानी इकोसिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक ना। इकोसिस्टम से एक क्वेश्चन जो है हर साल आउट रहता है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर जितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसकी और अधिक व्याख्या करनी ज़रूरी है। तो आइए हम इसको और अधिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं लिख करके। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र जो है किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में इकोसिस्टम। अब हम समझते हैं पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। तो समझिए, किसी स्थान विशेष पर जैविक और अजैविक, ध्यान दीजिएगा इसमें लिखा है ना साफ साफ, जैविक और अजैविक के मध्य अंतःक्रिया को जो वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं वही कहलाता है पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ओके, वही कहलाता है पारिस्थितिक तंत्र। अब हम आपको बता दें, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आपको बता दें अभी आपको मिलने वाला है नेक्स्ट आपको सवाल इसी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया गया है। अभी जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन कई तरीके से मिलेंगे, ध्यान लीजिए। हम आपको विश्वास ना हो तो खुद देख लीजिएगा। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का जो प्रयोग हुआ, सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो आप लोग बताओगे सबसे पहले जो है प्रयोग जो है 1935 में एजी टांसलेन ने किया। एजी टांसलेन ने किया था। किसने किया था, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, सबसे पहले प्रयोग जो है 1935 ईस्वी में एजी टांसलेन ने किया, ठीक है ना। अब हम समझ लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन हैं, कौन कौन घटक हैं। तो देखो, पारिस्थितिक तंत्र के जो है कितने घटक हैं, 2 घटक हैं। कौन कौन, पहला जैविक होता है, दूसरा क्या होता है, अजैविक होता है। पहला क्या है, जैविक घटक है। पारिस्थितिक तंत्र कितने घटक हैं, 2 घटक हैं मुख्य रूप से, पहला जैविक और दूसरा अजैविक। अब जैविक में कौन कौन आते हैं समझ लेते हैं। उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं और अपघटक आते हैं। अजैविक में कौन कौन आते हैं, भौतिक
कारक आते हैं और अकार्बनिक कारक आते हैं और कार्बनिक कारक आते हैं, ठीक है ना। यानी कि भौतिक कारक और अकार्बनिक और कार्बनिक, ठीक है ना। अब ये उत्पादक, यहाँ पर लिखा ना साफ साफ यहाँ उत्पादक, तो उत्पादक के अंतर्गत कौन कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। देख लीजिए साफ साफ लिखा है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं यानी स्वयं निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। किसको? उत्पादक को। उत्पादक को किस नाम से जानते हैं? यानी कि स्वपोषी के नाम से जानते हैं। ओके, उत्पादक को और किस नाम से जानते हैं? यानी स्वपोषी भी कहते हैं इन्हें। और आप जान लीजिए, इन्हें पृथ्वी पर पोषण के प्रथम निर्माण करता है। किसको? यानी कि उत्पादक यानी कि स्वपोषी क्या बोलते हैं? प्रथम निर्माण करता। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर पोषण के प्रथम निर्माणकर्ता किसे कहते हैं? तो आप लोग बताओगे स्वपोषी यानी उत्पादक को कहते हैं। अब ऑप्शन में ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये तो आप जानते रहोगे, लेकिन ये दिया रहेगा उत्पादक दिया रहेगा। तो प्रथम निर्माणकर्ता कौन है? उत्पादक यानी कि स्वपोषी हैं, ठीक है ना। इन्हें पृथ्वी पर यानी पोषण के देखो साफ साफ लिखा, पोषण के प्रथम निर्माणकर्ता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ ना। यदि आपको लगता है कि हमने मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे। कुछ लोग होंगे कि बस देख करके एग्जिस्ट हो जाएंगे, लेकिन वो कभी दूसरे का भला नहीं सोचते हैं, ठीक है ना। तो बस यही होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग समझ लेते हैं उपभोक्ता, ठीक है ना। उपभोक्ता को हम लोग बोलते हैं परपोषी जीव, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इनको? परपोषी जीव कहते हैं। परपोषी मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है ना, जो अपने पोषण के लिए, देखिए अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यानी दूसरों पर डिपेंड करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें ही क्या बोलते हैं? परपोषी जीव कहते हैं, उन्हें ही उपभोक्ता कहते हैं। देखो उत्पादक उपभोक्ता में अंतर है। अब घटक होते क्या हैं समझ लीजिए। अब घटक होते हैं जो मृत जीव जंतुओं के शरीर से अपने शरीर की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सड़ा गलाकर, देख लीजिए, सड़ा गलाकर ह्यूमस में परिवर्तन कर देते हैं, यानी ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। इन्हें मृतपोषी जीव कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? किसको? यानी अपघटक क्या बोलते हैं? मृतपोषी जीव कहते हैं। वह प्रकृति में पोषण का चक्रणदाता भी कहते हैं। किसको? यानी अपघटक को चक्रणदाता भी कहते हैं। साफ साफ लिख दिया गया है, एकदम साफ साफ। अपघटक को चक्रणदाता भी कहते हैं, जो मृत जीव जंतुओं के शरीर को अपने शरीर की रासायनिक अपक्रिया द्वारा सड़ा गलकर ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं। यानी कि इनको बोलते हैं प्रकृति का मेहतर भी कहते हैं। हम आपको बताया भी हैं, ये भी इसी जो है वीडियो में आपको, ठीक है ना, कि अपघटक क्या बोलते हैं? अपघटक को ही बोलते हैं प्रकृति का मेहतर। क्यों? अपघटक को सफाई कर्मी भी बोलते हैं, ठीक है ना। सफाई कर्मी भी उसको बोलते हैं। जैसे कवक आता है, देखिए कवक आता है, जीवाणु आता है, लाल चींटी आती है, ये सब किस में आते हैं? अपघटक होते हैं, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले आपको बता दें कि ये क्या जैविक तथा अजैविक पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। देखो साफ साफ लिखना है, जैविक तथा अजैविक पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र क्या है? घटक हैं। ओके, ठीक है ना। पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं कौन कौन है? जैविक तथा अजैविक घटक हैं। ओके, अब देखो 144 में दिया गया है मकर रेखा है। मकर रेखा ऑप्शन दिया गया है 23 डिग्री साउथ दक्षिणी, या 23.5 डिग्री साउथ, या 23 डिग्री जो है नॉर्थ, या 23.5 डिग्री। बताइए। आइए इस क्वेश्चन को भी अच्छे से विस्तार से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है, जो ग्लोब होता है, जो बीच से एक रेखा गई होती है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं, या भूमध्य रेखा हम लोग कहते हैं। इतना तो आप लोग जानते ही हो, है ना। अब इस रेखा से मान लीजिए इसी रेखा के सामने जो है सूर्य है, सूर्य जो है चमक रहा है, तो सूर्य की किरणें बताइए इसी के आसपास रहेंगी ना, ठीक है ना, इसी के आसपास रहेंगी। तो जान लीजिए कि इसके इधर जैसे जैसे मतलब इसकी जो है दूरी इधर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसके प्रकाश जो है, इसका प्रकाश कम होता जाएगा, और जैसे नीचे भी जाएगा तो वैसे प्रकाश इसका कम होता जाएगा। ओके, इतना तो आप लोग को पता ही है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर ये तो आप लोग समझ गए ना, ये 0 डिग्री है। मान लीजिए ये कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? 0 डिग्री रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ओके, लेकिन एक जो है घुमाव एक रेखा नीचे की ओर खींची जाती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, इसी को बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। उसके पहले जो है
आप लोग समझ लीजिए कि 23.5 डिग्री जो है ऊपर की ओर एक रेखा खींची जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। तो आपको इतना पता है ना, ऊपर क्या होता है, ऊपर जो होता है 90 डिग्री जो है उत्तरी ध्रुवी होती है, ऊपर क्या होता है उत्तरी, और नीचे क्या होता है दक्षिणी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, और ये क्या होता है साउथ होता है ना, ये क्या होता है नॉर्थ होता है, और ये क्या होता है आपका साउथ होता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर तो यही मिल गया है कि 23.5 डिग्री जो है नीचे की ओर जो मकर रेखा होती है वो किस में होती है, साउथ यानी दक्षिणी में होती है, यानी यस होगा, ठीक है। लेकिन जो है आपको यहाँ समझने वाली बात ये है कि आप जान लीजिए कि इसके अंतर्गत जो है यानी कि ये कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच जो है आपको पता है कि इन्हीं दोनों के बीच जो है सूर्य का प्रकाश जो है ज़्यादा रहता है। इन्हीं रेखा के आसपास ही जो है ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन ये रेखा इतनी दूर तक क्या होता है, शीतोष्ण जो कटिबंध होता है, यानी शीत भी पड़ता है और गर्मी पड़ती है, शीत भी पड़ती है और गर्मी पड़ती है, इसीलिए बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो आप लोग बताओ कितना, 66.5 डिग्री, ओके। और 66.5 डिग्री नीचे की ओर जो झुकाव होता है 1 डिग्री होती है, उसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। और 66.5 डिग्री जो है ऊपर की ओर जो होता है उसको बोलते हैं कि उत्तरी ध्रुव में होता है, उसको बोलते हैं क्या, आर्कटिक रेखा, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में क्या होता है, जहाँ तक बिल्कुल सूर्य का रोशनी पहुँच ही नहीं पाता, इसको बिल्कुल ही जब नहीं पहुँच पाए तो क्या रहेगा, वहाँ पर ठंडी रहेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। और सबसे नीचे भी नहीं पहुँच पाएगा सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश, इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। यहाँ भी ये, लेकिन शीत कटिबंध कहाँ रहेगा, दक्षिणी में रहेगा ध्रुव पे, और शीत कटिबंध जो है उत्तरी ध्रुव पे भी जो है शीत कटिबंध रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तक प्रकाश जो है सूर्य का प्रकाश पहुँच ही नहीं पाएगा। और जहाँ पहुँच पाता है इसी को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं इसको, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। यानी जहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहती है, यानी सूर्य का प्रकाश ज़्यादा रहता है, इसी को बोलते हैं उष्ण कटिबंध बोलते हैं, ठीक है ना। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। 144 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री जो है साउथ में है, ओके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 145 लेते हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तुमने बुलाया और हम चले आए, ठीक है ना। आपने गाना भी सुना होगा। तो आपको पहले हमने बताया था ना कि ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, डॉक्टर विटाकर ने, कि डॉक्टर उडम ने, कि डॉक्टर एजी टांसले ने, कि डॉक्टर आर.डी. मिश्रा ने, बताइए। जाहिर सी बात है, इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र जो है सर्वप्रथम यानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, डॉक्टर एजी टांसले ने किया था ना, एजी टांसले ने किया था, है ना। तो आइए हम आपको एक बार फिर से इसको दिखा दें कि हमने बताया है कि नहीं बताया है इसको विस्तार से। देखिए यही क्वेश्चन आपको हमने बताया ना, दूसरे के जो लोग भला सोचते हैं ना, उनका ईश्वर भला करता है, उनकी रक्षा जो है भगवान करता है, ईश्वर करता है, हम यही जानते हैं। आप दूसरों को भलाई सोचेंगे तो आपका भलाई दूसरा कोई सोचेगा, ठीक है ना। जो दूसरे का गड्ढा खोदता है वो स्वयं गड्ढे में गिर जाता है। चलिए देखते हैं। देखो पारिस्थितिक तंत्र को इंग्लिश बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम किसे कहते हैं, किसी स्थान विशेष पर जैविक और अजैविक के मध्य अंतर क्रिया ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, ठीक है ना। साफ साफ लिखा गया है, पारिस्थितिक तंत्र जो है सबसे शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, 1935 ईस्वी में एजी टांसले ने किया था, ठीक है ना। आप परितंत्र के कितने घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं। कौन कौन, एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है ना। एक जैविक घटक होता है और एक अजैविक घटक होता है। जैविक घटक में कौन कौन आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। और अजैविक घटक में भौतिक कारक आते हैं और कार्बनिक कारक आते हैं और अकार्बनिक आता है, ठीक है ना। उत्पादक किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत इसके देखो उत्पादक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, उत्पादक के अंतर्गत जो है हरे पेड़ पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी ठीक है ना, निर्माण करते हैं। इनको बोलते हैं क्या, स्वपोषी कहते हैं। इन्हें पृथ्वी पर पोषण के प्रथम निर्माणकर्ता बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में ये दिया जाए प्रथम निर्माणकर्ता किसे कहते हैं, तो ठीक ना, उत्पादक को ही क्या बोलेंगे, प्रथम निर्माणकर्ता बोलेंगे। किसका, पृथ्वी पर पोषण के प्रथम निर्माणकर्ता कौन है, तो उत्पादक कहते हैं, ठीक ना, उत्पादक ही बोलेंगे। इन्हें क्या बोलते हैं, स्वपोषी भी कहते हैं, ओके। अब देखिए उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता को हम लोग बोलते हैं परजीवी भी कहते हैं, जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है, दूसरों पर डिपेंड रहता है। अपघटक मतलब जो मृत जीव जंतुओं के शरीर को अपने शरीर की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सड़ा गलाकर ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। ह्यूमस में समझते हैं ना, मिट्टी मिला देते हैं, ठीक ना, यानी पृथ्वी पर जो है इनको साफ कर देते हैं बिल्कुल। इन्हें को बोलते हैं, इन्हें मृतपोषी जीव भी कहते हैं व प्रकृति में पोषण का चक्रणदाता भी कहते हैं, ठीक है।
क्या बोलते हैं, चक्रणदाता भी कहते हैं। और इसमें आते कौन कौन है, जैविक और अजैविक आते हैं। और इसमें अपघटक में कौन कौन आते हैं, जैसे कवक आते हैं, जीवाणु और लाल चींटी। देखो कवक हमने आप बताया था, कवक जैसे अपघटक होते हैं, ये जो है पृथ्वी का सफाई कर्मी कहते हैं इनको, ठीक है ना, आपको हमने बताया था सफाई कर्मी किसे कहते हैं। तो आप लोग बताओगे अपघटक को। अपघटक में कौन कौन आते हैं, कवक, जीवाणु और लाल चींटी, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको ले चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 146 में लिखा गया है, ध्रुव तारा कहा जाता है पश्चिमी तारे को, कि पूर्वी तारे को, कि दक्षिणी तारे को, कि उत्तरी तारे को, बताइए। जानते हैं ध्रुव तारा को और किस नाम से जानते हैं, तो आप लोग समझ लीजिए, इसको बोलते हैं ध्रुव तारा को ध्रुवी तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ध्रुवी तारा, ठीक है ना, ध्रुवी इसको तारा बोलते हैं। या इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलारिस, ठीक है ना, इसको इंग्लिश बोलते हैं ध्रुवी तारा को क्या बोलते हैं, पोलारिस बोलते हैं, ठीक है। अब ये इसको और किस नाम जानते हैं, तो हम लोग बोलेंगे नॉर्थ स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नॉर्थ स्टार बोलते हैं, ठीक है ना। इसको किस नाम जानते हैं, नॉर्थ स्टार कहो, नॉर्थ स्टार, या आप लोग बोलो पोलारिस बोलो, या ध्रुवी तारा बोलो, या ध्रुव तारा बोलो, या पोल स्टार बोलो, ठीक है ना। इतने नाम है इसके, और कई तरीके से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ध्रुव तारा को अब और किस नाम से बोलते हैं, तो हम लोग बताएंगे ये होता है मार्गदर्शक तारा भी इसको बोलते हैं। किसको, ध्रुव तारा को जो है मार्गदर्शक तारा भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, लोड स्टार, ठीक है ना, लोड स्टार भी बोलते हैं। किसको, ध्रुव तारा को ही हम लोग बोलते हैं लोड स्टार। देखो कितने नाम से इसको जाना जाता है। ध्रुव तारा कहो, या पोल स्टार कहो, या ध्रुवी तारा कहो, या पोलारिस कहो, या नॉर्थ स्टार कहो, या मार्गदर्शक तारा कहो, या लोड स्टार कहो, यही सब के नाम है, जान लीजिए यही सब के नाम है। आपको पता चल गया होगा नॉर्थ स्टार, नॉर्थ माने उत्तर होता है ना, नॉर्थ मतलब क्या होता है, उत्तर, तो हम लोग बोलेंगे उत्तर सितारा, यानी उत्तरी तारे को हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तरी तारे। इसको और किस नाम जानते हैं पता है, उत्तर का सितारा बोलते हैं, यानी उत्तर सितारा। क्या बोलते हैं, उत्तरी सितारा या उत्तर का सितारा बोलते हैं। उत्तर का क्या बोलते हैं इसको, सितारा, ठीक है ना। किसको बोलते हैं, ध्रुव तारा को। ध्रुव तारा को बोलते हैं उत्तर का सितारा बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमेशा उत्तर में चमकता रहता है, इसीलिए बोलते हैं उत्तर का सितारा कहते हैं। आप बताओ ध्रुव तारा किसको इंगित करता है, उत्तरी तारे को। हम आपको बता दिए कि ध्रुव तारा कहो, या उत्तर का सितारा कहो, या लोड स्टार कहो, या मार्गदर्शक तारा कहो, या नॉर्थ स्टार कहो, या पोलारिस कहो, या ध्रुव तारा कहो, या पोल तारा स्टार कहो, तो यही इन्हीं सब का नाम है, यानी कि ध्रुव तारा का ही नाम है। देखो क्या अभी आपके यूट्यूब पर इस तरीके से कोई इतना एक्सप्लेन किया है, ढूंढ लीजिए, सर्च कर लीजिए, आपके पास टाइम है तब आइए हमको जो है बताइएगा। इसीलिए इतना हम विस्तार से बता रहे हैं, क्योंकि एक बार जब कोई क्वेश्चन आप लोग इतना डीपली पढ़ लोगे ना, तो जान लीजिए कि कभी भी वह क्वेश्चन आपके सामने जब भी दिख जाएगा, वह क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 147 में कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। बताइए कब प्रारंभ किया गया था, 1985 में, कि 1981 में, कि 1973 में, कि 1972 में, बताइए। कहा गया क्वेश्चन में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, कब प्रारंभ किया गया था ये बताइए। तो हम आपको बता दें कि प्रोजेक्ट टाइगर को भारत द्वारा जो है 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल, ठीक है ना, 1 अप्रैल 1973 को जो है प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया। तो 1 अप्रैल 1973 से जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। भारत संरक्षण को बढ़ावा देने और बाघों की घटती आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया था। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कौन है, बताइए। प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कौन है, तो आप लोग लिख लीजिए कैलाश सांघला जी जो है प्रोजेक्ट टाइगर के जनक हैं। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आप लोग बताओगे 53, कितना 53 जो है टाइगर रिजर्व हैं। आपको ले चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 148 में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया गया है गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो सबसे पहले बताइए कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को और किस नाम से जानते हैं हम लोग। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को और किस नाम से जानते हैं। कभी कभी जो है नाम बदल कर दे देगा आपके एग्जाम में, तो क्या करोगे, इसको बोलते हैं टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको
टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। टाइगर रिजर्व कहो या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहो, भारत के किस राज्य में है ये बताइए। तो हम आपको बता दें, भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश, भारत में मध्य में स्थित मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये देखो, ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त नहीं होता। क्वेश्चन में आपको ये दे देगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है। तो आप लोग क्या बताओगे? मध्य प्रदेश के किस ज़िले में बताइए। तो हम लोग बताएंगे मांडला और बालाघाट ज़िला, ठीक है ना। मांडला और कौन सा ज़िला? बालाघाट, ठीक है ना। बालाघाट, मांडला और बालाघाट ज़िले में फैला हुआ है कौन? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। सोचिए, 2 ज़िले में फैला हुआ। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लखनऊ समझौता 1916 किन 2 के मध्य हुआ था? ऑप्शन दिया गया है नरम दल व गरम दल के मध्य, ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, हिंदू व मुस्लिमों के मध्य, या कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। तो देखो, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि लखनऊ जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 1916 में। ये तो आंसर यहीं पर मिल गया। कब हुआ था लखनऊ समझौता? 1916 में। भाई लखनऊ समझौता कहाँ हुआ था? तो आप लोग बताओगे लखनऊ में हुआ था, क्योंकि देखो यहाँ पर लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में हुआ था, ठीक है ना। देखो, लखनऊ जो समझौता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा जो है यह समझौता किया गया था। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा जो है यह समझौता किया गया था। इन सुधारों का सुझाव दिया गया था। तो भारत में जो है सुशासन, इस समझौते में, लखनऊ समझौते में भारत में सुशासन पारित किया गया था। मांग की गई थी केंद्र सरकार में 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधित्व होंगे, ऐसा मांग किया गया था। किसमें? लखनऊ समझौते में, ठीक है ना। तो किससे मध्य हुआ था? तो आप लोग समझ गए हो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। कौन सा समझौता? लखनऊ समझौता। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कब हुआ था? दिसंबर 1916 में, ठीक है ना। कितना हो गया आपका? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले जो लोग लाइक ना किए हों, जो लोग अपने ग्रुप में शेयर ना किए हों, प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। इस वीडियो से जान लीजिए, जो दूसरों का भला सोचता है उसका भला ईश्वर सोचता है, जान लीजिए। देखिए 150 में लिखा गया है जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? ऑप्शन लिखा गया है बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में। तो बताइए, जंगली गधों का अभ्यारण्य, जंगली गधा गुजरात के कहाँ? एक लघु मतलब छोटा, ठीक है, लघु कच्छ रण, ठीक है ना। या इसको बोलते हैं खुर अभ्यारण्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं खुर अभ्यारण्य भी बोला जाता है, खुर अभ्यारण्य बोला जाता है। कभी कभी आपके एग्जाम में दे दिया जाएगा खुर अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो आप लोग यही बताओगे गुजरात में। गुजरात में कहाँ? लघु कच्छ रण में है, ठीक है ना। और ये अभ्यारण्य कब बनाया गया था? तो आप लोग बता दीजिएगा कि 1973 में, ठीक है ना। 1973 में जो है यह अभ्यारण्य इसको बनाया गया था। ओके, तो जितने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है हम आपको बता दिए हैं। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो आप लोग बताओ गुजरात के लघु कच्छ रण में, ठीक है ना। और हमने बताया कि गुजरात के लघु कच्छ रण जो है भारतीय जंगली गधा का अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और भारतीय जंगली गधा जिसको हम लोग बोलते हैं खुर के नाम से फेमस में है, ठीक है ना। और कब बनाया गया था? 1973 में बनाया गया था। यदि आप लोग अपना फीडबैक देना चाहें तो कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।